एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम के टॉप 100 लोगों में शुमार किए गए हैं। मोदी जी के साथ साथ अभिनेता आयुष्मान खुराना, शाहीन बाग आंदोलन में दादी के नाम से फेमस हुई 80 बरस की बिल्किस बानो, एचआईवी पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का नाम भी इस सूची में शामिल है। इन सबको देश का नाम रोशन करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं। टाइम ने सबके बारे में विशेष टिप्पणी करते हुए लेख लिखा है और इन सब की खासियत को उजागर किया है। टाइम ने प्रभावशाली व्यक्तियों में नरेंद्र मोदी की क्वालिटी को उजागर करते हुए जो लेख लिखा है, उसे पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर देश की छवि विदेशों में कैसी बन गई है। भारत एक उदार और बहुलतावादी लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब हमारी दिशा बदल गई है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या विकास के नाम पर सत्ता पर काबिज पीएम मोदी ने देश की उदारवादी लोकतांत्रिक छवि को खतरे में डाल दिया है? नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन मोदी जी का नाम टॉप 100 में शामिल करते हुए टाइम के संपादक ने जो लिखा है उसे सुनिए। लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी स्वतंत्र चुनाव नहीं है, इसमें केवल ये पता चलता है कि किसे सबसे अधिक वोट मिला है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं दिया। भारत 7 दशकों से अधिक समय से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है। भारत की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। ये सब भारत में हैं, जिसे अपने जीवन का ज्यादातर समय शरणार्थी के रूप में गुजारने वाले दलाई लामा ने सद्भाव और स्थिरता का उदाहरण बताया है। नरेंद्र मोदी ने इन सभी को संदेह में ला दिया है। हालांकि भारत में अभी तक के लगभग सारे प्रधानमंत्री 80% हिंदू आबादी से आए हैं, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई जैसे उन्हें किसी और की परवाह ही नहीं। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल कुलीनता को खारिज किया, बल्कि बहुलतावाद को भी नकारा, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर। महामारी उसके लिए असंतोष को दबाने का साधन बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र और गहरे अंधेरे में चला गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह तल्ख टिप्पणी टाइम पत्रिका के संपादक कार्ल विक ने की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होने से आप निश्चित ही दुनिया की प्रभावशाली हस्तियों में शामिल होते हैं, लेकिन उस प्रभाव को आप कितना सकारात्मक और कितना प्रेरक बना पाते हैं, असली कसौटी यही है। मोदी जी पर टाइम ने जिस तरह की टिप्पणी की है, वो उनके प्रभाव के नकारात्मक पहलू को दर्शा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। भाजपा की ट्रोल आर्मी अब तक इसकी चीर फाड़ कर चुकी होगी कि ऐसा लिखवाने के पीछे किसकी साजिश थी, कौन सी बुद्धिजीवी ताकतें मोदी जी की छवि बिगाड़ने में लगी हैं। लेकिन इससे उनकी छवि में कितना सुधार आएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। गौरतलब बात यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मोदी जी ने धुआंधार विदेश यात्राएं की। मजाक में उन्हें विदेश मंत्री भी कहा जाने लगा। मई 2014 में पद संभालने के बाद सितंबर तक यानी 4 महीनों में उन्होंने अमेरिका समेत 5 देशों की यात्रा कर ली थी। इसके बाद नवंबर 2014 से लेकर के सितंबर 2015 तक और 24 देशों की यात्रा मोदी जी ने की। अभी संसद में विदेश मंत्री वी मुरलीधरन ने एक सवाल के जवाब में बताया है कि मोदी जी ने मार्च 2015 से नवंबर 2019 के बीच कुल 58 देशों की यात्रा की और इन यात्राओं में कुल 517 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च हुए। वी मुरलीधरन ने यह भी बताया है कि प्रधानमंत्री के इन दौरों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण के बारे में अन्य देशों की समझ बढ़ी और संबंधों में मजबूती आई है। सरकार प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के जरिए आपसी संबंधों में मजबूती की बात कर रही है, लेकिन उसे यह भी स्पष्ट यानी क्लियर कर देना चाहिए कि ये संबंध व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत हुए या इससे देश को भी कोई फायदा पहुंचा है। जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मोदी जी ने दोस्ताना अंदाज में झूला झूला, आपको याद होगा नाव पर भी घूमे, लेकिन आज चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। उसके कारण हमारे 20 से अधिक जवान शहीद हुए हैं और अब भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। तो इसे मजबूत संबंध कैसे कह सकते हैं? इसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन कोविड की दवा नहीं भेजने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देते हैं। क्या दोस्ती ऐसे होती है?
पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते शुरू से तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने के बाद कश्मीर में सीमा पर मुठभेड़ों या आतंकी हमलों में हमारे सैनिक युद्धकाल से भी ज़्यादा शहीद हुए हैं। और अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहाँ की नई राजनीतिक और भौगोलिक दशा में बदलाव से पाकिस्तान के साथ तनाव और बढ़ गया है। नेपाल भारत को हमेशा अपना बड़ा भाई या अच्छा दोस्त मानता था। दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी जैसे करीबी संबंध थे, लेकिन क्या अब कैसे हालात हैं ये देख लीजिए, ये किसी से छिपा नहीं है। आज दोनों देशों के रिश्तों पर संदेह के बादल छाए हुए हैं। इससे पहले किसी और प्रधानमंत्री के शासन में नेपाल से संबंध इस कदर नहीं बिगड़े थे। कुछ यही हाल बांग्लादेश के साथ भी है। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से लेकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की विकास की यात्रा में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और वहां की सरकारें भी इस बात को मानती थीं। लेकिन अब बांग्लादेश भी भारत से दूर होता जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA जैसे फैसलों के कारण भारत की मुस्लिम विरोधी छवि बांग्लादेश में बनी। वहां के लोगों का कहना है कि भारत हमें वास्तव में आजाद नहीं समझता है। भारत हमारे हर फैसले में दखल अंदाजी करता है और ये मानता है कि हमारे अधिकारी उनके लिए काम करते हैं। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के एक लेख में लिखा गया है कि बीते कुछ समय में बांग्लादेश भारत से दूर हो रहा है और चीन के करीब आ रहा है। हाल ही में सिलहट शहर में नया हवाई अड्डा बनाने का ठेका बांग्लादेश ने चीनी कंपनी को दे दिया है, जिसे एक भारतीय कंपनी को मिलना था। इसी महीने तीस्ता नदी पर जल प्रबंधन की एक परियोजना के लिए लगभग $1 बिलियन राशि की सहायता चीन ने बांग्लादेश को दी है। पड़ोसी देशों के साथ तो रिश्ते भारत संभाल ही नहीं पा रहा है, दूसरे देश भी इसी तरह भारत से छिटक रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मसला उठा दिया। सऊदी अरब के साथ रिश्ते कूटनीतिक तौर पर तो मजबूत दिखते हैं, लेकिन जिस तरह वहां हजारों भारतीयों की नौकरी जा रही है, उससे कब तक ये संबंध मजबूत रहेंगे ये देखना होगा। रूस भी अब भारत का वो पुराना दोस्त नहीं रहा जिस पर हर हाल में भारत भरोसा करता था। रूस भी अब नफे नुकसान के हिसाब से भारत के साथ संबंध निभा रहा है। दरअसल मोदी जी ने पास और दूर की विदेश यात्राएं तो खूब की, लेकिन उनकी विदेश नीति में नेहरू जी जैसी दूरदृष्टि नहीं है, बल्कि अब तो तात्कालिक नफा और नुकसान देखकर रिश्ते निभाए जा रहे हैं। इससे उद्योगपतियों, हथियारों के सौदागरों, बिचौलियों और धर्म के ठेकेदारों को खूब फायदा पहुंच रहा है। लेकिन दुनिया में भारत की साख और धाक दोनों दांव पर लग रही है। आजादी के बाद जब हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, तब भी नेहरू जी की दूरगामी सोच के कारण गुटनिरपेक्षता और विश्व शांति की राह पर भारत आगे बढ़ा, जिसने दुनिया को भी एक दिशा दी। उस दौर में भारत को विश्वगुरु बनाने का दावा नेहरू जी ने कभी नहीं किया था, लेकिन इस दावे के बगैर ही भारत की आवाज दुनिया में गौर से सुनी जाती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों नहीं है, इस बारे में मोदी सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टाइम पत्रिका के विचारों पर मोदी जी और उनकी सरकार गौर फरमाएंगे। आखिर क्या वजह है कि जिस शाहीन बाग के आंदोलन को मोदी सरकार कुचल देना चाहती थी, उसकी दादी यानी बिल्किस बानो भी टाइम मैगजीन की टॉप 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल है। ये सोचने का वक्त है। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।